केमिस्ट्री चैप्टर 3 है ना, चैप्टर 3। देखो इधर एटम्स के बारे में पहले बता रहे। देखो कोई भी ले लो तुम, सब्सटेंस कोई ले लो, कोई सब्सटेंस ले लिए या कोई मैटर ले लिए, समझ गए? मैटर या सब्सटेंस दोनों बात एक ही है। कोई मैटर ले लिए, उसको डिवाइड करो। मान लो यही मैटर है, मान ले रहे हैं कि यही मैटर है, यही क्या है, कोई मैटर है। इसको डिवाइड करो, इसको क्या करो, डिवाइड करो, काटो, काटते जाओ काटते जाओ, एकदम काटते रहोगे, डिवाइड करते रहोगे। एक बार ऐसा समय आएगा इतनी छोटा बन जाएगा, ही काटते काटते इतना छोटा बन जाएगा कि फिर इसको काट नहीं पाओगे, डिवाइड नहीं कर पाओगे। जो जिसको डिवाइड नहीं कर पा रहे उसी का नाम है एटम। उसी का नाम क्या है, एटम। समझिए? यह कौन बताया था? कणाद, ऋषि कणाद, महर्षि कणाद, नाम उनका था कणाद। समझिए? बहुत पहले बता दिए थे, आज के समय में नहीं, अरे बहुत समय पहले, 500 BC पहले, 500 BC पहले बता दिए थे। समझिए? अराउंड 500 BC में बता दिए थे। इंडियन फिलासफर थे, फिलासफर माने जानते हो क्या होता है? फिलासफर, इंडियन फिलासफर महर्षि कणाद, इनका नाम था कणाद। समझिए? इंडियन फिलासफर क्या है? इंडियन फिलासफर, फिलासफर मतलब क्या होता है? फिलासफी मतलब दर्शन होता है, हिंदी में होता है दर्शन शास्त्र। हिंदी में क्या होता है? दर्शन शास्त्र। दर्शन करता है कि नहीं? देखेगा, चीज़ों को समझेगा। समझिए? महर्षि कणाद बता दिए थे 500 BC में कि अगर किसी भी सब्सटेंस को डिवाइड करते जाए, डिवाइड करते जाए, जो सबसे छोटा पार्टिकल रहेगा उसी को क्या बोलोगे? एटम। अगर फर्दर डिवीजन पॉसिबल ना हो, फर्दर डिवीजन अगर पॉसिबल ना हो, बताओ हम जो फर्दर बोल रहे हैं उसका स्पेलिंग क्या लिखें? हम जो फर्दर अभी को बोल रहे हैं उसका स्पेलिंग यह लिखें कि यह लिखें? बताओ, रुको पहले। फर्दर हम इसको लिखें कि इसको बोल रहे हैं? ऊपर आगे, फार्दर या दूरी वाला हो गया, फार्दर, फार्दर, फर्दर मतलब आगे। समझ गए? अगर फर्दर डिवीजन पॉसिबल ना हो, किसी भी सब्सटेंस का अगर फर्दर डिवीजन पॉसिबल ना हो, तो जो सबसे छोटा वाला रहेगा, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या रहेगा? बताओ, स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या बोलते हो? एटम। अरे वही एटम, परमाणु। हिंदी में परमाणु, हिंदी में परमाणु, इंग्लिश में एटम। समझिए? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस, अगर इसका डिफिनेशन देना है एटम का, क्या करोगे? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस which cannot be divided further, smallest particle of the substance which cannot be divided further, the smallest particle of the substance which cannot be divided further is known as atom या परमाणु। इसी को क्या बोला जाता है? परमाणु। ये बोले थे परमाणु भाई, एटम नहीं बोले थे, परमाणु उसको बोले थे। उसको चेंज करेंगे अभी, समझिए? या परमाणु ऐसे लिखे थे। इसको तुमको लिखना है नोट, एटम एंड मॉलिक्यूल लिख के नोट में पहला पॉइंट डाल दो। यही बात तुमको लिखना है नोट में, जो यहाँ पे जितना बोले हैं। समझिए? नोट में पूरा लिख दो, लिख दो। अराउंड 500 BC इंडियन फिलासफर महर्षि कणाद, MAHARASHI, महर्षि कणाद। पास्टुलेटेड उसको बोला जाता है, बनाने को किसी चीज़ को क्या बोला जाता है? पास्टुलेटेड, POSTULATED, पास्टुलेटेड द थ्योरी, पास्टुलेटेड द थ्योरी। इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, we will obtain smallest particle beyond which further division cannot be possible, which is known as परमाणु, यही लिखना है। नोट में दूसरा पॉइंट लिखो, नोट में दूसरे पॉइंट में लिखो एंशिएंट ग्रीक फिलासफर। एंशिएंट मतलब बहुत प्राचीन, एंशिएंट ग्रीक, ग्रीस के सब थे,
एंशियंट ग्रीक फिलासफर, PHILOSOPHER। बुक में से देख लेना क्या स्पेलिंग है। एंशियंट ग्रीक फिलासफर डेमोक्रिटस, फिलासफर्स डेमोक्रिटस, क्या लिया स्पेलिंग, DEMOCRITUS, इन है। हाँ, एंड ल्यूसिपस, LEUIS, फिर LEUCIPPUS, ल्यूसिपस। कॉल्ड दिस पार्टिकल एटम, कॉल्ड दिस पार्टिकल एटम, कॉल्ड दिस पार्टिकल एटम। इन पार्टिकल को बोले एटम हो सब। नोट में अगला पॉइंट लिखो इसको। नोट में क्या हुई, तीर के निशान बना के लिख दो। नोट में 2 पॉइंट हो गए, लिख दो। एंटोनियो, ANTONIE, यही नहीं स्पेलिंग, देखो ANTOINE होता है ना, ANTOINE, एंटोनियन। फिर लेवासियर, क्या है स्पेलिंग, LAVOISER, LAVOISIER है, SIER, एंटोनियन लेवासियर। लेट द फाउंडेशन, देखो लेट द फाउंडेशन, लेट द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस, लेट द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस, लेट द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस बाय स्टेबलाइजिंग 2 इम्पॉर्टेंट लॉ, बाय स्टेबलाइजिंग, STABLISHING, स्टेबलाइज मतलब बनाकर, स्थापित करके। 2 इम्पॉर्टेंट लॉ, 2 इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इन्होंने 2 लॉ बनाया, केमिकल कॉम्बिनेशन के 2 लॉ बनाए, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक ना। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, 2 रूल है, समझिए, केमिकल कॉम्बिनेशन, उसको आगे पढ़ा जाए। ये हो गया। क्वेश्चन है डिफाइन एटम, डिफाइन एटम। अब इसमें लिखो आंसर, आंसर क्या होगा, देखो एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर, एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर, एटम्स आर बिल्डिंग BUILDING बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर, यानी सभी मैटर इसी से मिलके बनते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ये हो गया। अब लिखो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थियरी, नीचे लिखो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थियरी, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थियरी, मॉडर्न एटॉमिक थियरी। मॉडर्न एटॉमिक थियरी क्यों हर जगह होता है, और सब बेकार है, समझिए, जो पढ़ोगे बहुत चीज पढ़ोगे। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थियरी लिखो, एटम का डिफिनेशन लिखो। एन एटम, एन एटम इज द, ऐसे लिखो, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट, of an element which take part in, किसमें भाग लेता है, केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन,
केमिकल रिएक्शन पढ़े हो कि नहीं, कुछ थोड़ा बहुत जान ही रहे हो। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। अब देखो सेंटेंस कैसे बना है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अनुसार, इधर देखो आयन लिखे यहाँ पे क्योंकि एटम से शुरू है, ये से शुरू है। आयन एटम एक है इसलिए इज लिखे, सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट ये सब है, क्या है सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आता है ना हेल्पिंग वर्ब। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच किसके लिए आया, विच किसके लिए आया, बोलो एटम के लिए आया है, ये नहीं कि इसके लिए आया है। विच देखो टेक्स आया, टेक में यस लगा ना, सिंगुलर नंबर है, एटम सिंगुलर नंबर इसलिए यहाँ पे यस लग गया। विच टेक्स, इस सब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, समझ गए। विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, बात समझ गए, यह हो गया। अब लिखो इसी में और लिखो, नीचे लिख दो तीर का निशान बना के लिखो एटम्स आर वेरी स्मॉल, एटम्स आर वेरी स्मॉल, एटम्स आर वेरी स्मॉल विच कैन नॉट बी सीन, which cannot be seen, which cannot be seen, even through, THROUGH, even through very powerful microscope, even through मतलब से होकर, through मतलब से होकर, इवन थ्रो वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप, वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप, यानी बहुत माइक्रोस्कोप पावरफुल वाला रहेगा, उससे भी देखना संभव नहीं होता इसको। देखो इसको पकड़ो, इवन थ्रो दिखा दे, ऐसे मत लिख दिया करो, THOUGH मत लिख दिया करो इसके जगह। दोनों में क्या डिफरेंस बताओ, थ्रो और दो में। अगर लिख दिए इवन दो अगर लिख दिए, इसका मतलब होता है कहीं सेंटेंस के शुरुआत में ये भी लगता है यद्यपि फिर भी, हिंदी इसका होता है यद्यपि फिर भी, इसका मतलब होता है से होकर। इवन थ्रू द वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप, बहुत बड़े पावरफुल माइक्रोस्कोप से अगर हम देखते हैं, आंख लगा के देखा जाएगा उसमें, तो उसी से होकर न देखा जा रहा है, इसीलिए लिखा इवन थ्रो। अगर लिखते इवन दो तो इसका मतलब होता है यद्यपि फिर भी, कोई बात बोल रहे हो तब फिर उसके बाद बोल दिया जाता है इवन दो, तब फिर अगली बात बोल दिया जाता है, समझिए इस दोनों में डिफरेंस होता है, समझिए बात। इसको याद क्यों है, क्योंकि इसके जगह पे ये लिख दिया जाता है बहुत बार, तो गलत उसमें पहचानना रहता है, समझिए। यह है थ्रो, यह है दो, बात समझ पाए कि नहीं। इवन थ्रो वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप। आप नीचे लिखो नैनोमीटर, जान रहे हो नैनोमीटर, नाम सुने हो, मीटर से नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, माइक्रोन नाम सुने हो, नैनोमीटर बोलो। एक मीटर में कितना नैनोमीटर बताओ, हाँ 1 मीटर इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर होता है। -9 तुम लोग कहाँ जान लिए, 1 मीटर इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर, तुम लोग उल्टा याद किए होगा, सोच रहे होंगे। हाँ सुनो हम बता रहे हैं, इधर देखो 1 मीटर, ये तो हम तुमको अब डिफिनेशन नहीं बता रहे, दूसरी चीज बता रहे हैं। 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होता है, जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, उसी तरह से 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर भी होता है, समझिए। ये दूसरा यूनिट है, बहुत छोटी यूनिट है, या तुम लोग पढ़े होंगे 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है, उल्टा। तुम लोग यहाँ वही काम कर दिए, क्या कर दिए, देखो वही तो है जी, 1 मीटर इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर लिखे हैं, तो इसको इधर कर देंगे, जब 1/10⁹ आएगा तो ऊपर न चला जाता है, वही तो है। अब देखो हम बता दें तुमको, जो छोटा बच्चा रहता है ना, इधर देखो अगर कोई है 2 साल 3 साल का है कोई लड़का, अगर वो कुत्ता देखेगा उसको भी 4 पैर होता है कि नहीं, बिल्ली देखेगा
उसको भी 4 पैर होता है, तो कंफ्यूज हो जाता है, वो सोचता है दोनों एक का है। समझ गए? तुम लोग नहीं कंफ्यूज होगे, लेकिन अगर कोई 3 साल का या 2 साल का है तो कंफ्यूज होगा। वो देखेगा बिल्ली, उसके भी 4 पैर, कुत्ता, उसके भी 4 पैर, तो तुम लोग वह वाला सिस्टम यहाँ पर लगा दिए। समझिए? यह वाला सिस्टम यहाँ पर लगा दिए तुम लोग, इसको पहचानने, यह कुत्ता यह बिल्ली, तुम लोग दोनों की एक कर दिए। समझ गए? अभी तुम लोग देखना ध्यान से, अगर 2 साल का बच्चा देखेंगे ना तो सोचेगा दोनों एक कंफ्यूज रहता है, अपने अंदर अंदर कंफ्यूज रहता है। तो फिर जब देख आवाज़ सुनेगा दोनों का, कुछ दिन बाद जब 3-4 महीना और बीत जाएगा, तब आवाज़ पे ध्यान देगा, कहेगा ये दूसरी तरह से बोल रहा है, ये दूसरी तरह से बोल रहा है। ठीक है? तो पहचान जाएगा, इसका मतलब दोनों में लग रहा है मामला गड़बड़, दोनों में डिफरेंस है। समझ गए? तो तुम लोग भी इसे पहचानो धीरे धीरे ना। देखो अभी शुरुआत में नहीं पहचान पाए, फिर इसके बाद में पहचान गए। समझे? उसका उतना टाइम जो है, उसका 1 महीना तुम्हारे जो है अभी 30 सेकंड के बराबर है कि नहीं? उसका 1 महीना यानी तुम्हारा 30 सेकंड, जितना वो 1 महीना में समझता है तुम उतना 30 सेकंड में समझे ना। ये दोनों में डिफरेंस है ना, या कुत्ता है या बिल्ली है, दूसरी चीज है। समझ गए? बात समझ पाए नहीं? बताओ। आप तो बता रहे हैं केवल। ये अभी लिख लो, 1 मीटर इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर, यानी 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर हो गया। बात समझे? यह तुम्हारा हो गया। अब थोड़ा सा लिख लो रिलेटिव साइज लिख दो, साइज ऑफ सम एटम्स लिखो, थोड़ा सा लिख लो। एक साइड रिलेटिव साइज हेडिंग डाल दो इस तरह से, तब इसको और बता रहे हैं। रिलेटिव साइज इसी में है। एक तरफ लिख दो, इसे 2 काम बना दो, एक तरफ लिख दो रेडियस, हम बताएंगे। समझ गए? रेडियस मान लिया जाता है, एटम का रेडियस, इसको मान लिया जाता है, इसको माना जाता है स्फीयर माना जाता है ना, छोटा स्फीयर। एटम को क्या मानते हो? छोटा स्फीयर, तो रेडियस रहेगा। रेडियस का प्लूरल नंबर क्या होता है? रेडियस का प्लूरल नंबर बताओ। रेडियस का प्लूरल नंबर बताओ। RADDI होता है, ये होता है कि RADDI होता है? बताओ। RADDI, रेडियस का प्लूरल नंबर यही होता है, RADDI। समझ गए बात? इसको लिख दे रहे हैं मीटर में, लिख दे रहे हैं इन मीटर, और इधर लिख दो किसका लिखना है, रेडियस इन मीटर। इस साइड लिख दो एग्जाम्पल, किसका लिखना है, एग्जाम्पल इस साइड लिख दो। पहला लिख दो हाइड्रोजन, एटम ऑफ हाइड्रोजन, चाहे इस साइड भी लिख सकते हो, उस साइड तुम्हारा जैसे मन करे। एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो एटम होता है उसका रेडियस कितना होता है? 10⁻⁻10। कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर होता है हाइड्रोजन एटम का रेडियस। 10⁻⁻10 मीटर को अगर हम चेंज करें नैनोमीटर में तो कितना आएगा? 10⁻⁻10 मीटर हाइड्रोजन एटम का ही रेडियस हो गया। अभी चेंज करना तुम लोग। अगर वाटर का मॉलिक्यूल है तो उसका जो एटम रहेगा, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रहेगा, उसका रेडियस कितना होगा? 10⁻⁹ होता है। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यह होता है 10⁻⁹ मीटर में है हिसाब। समझे? 10⁻⁹। बात समझ गए? हीमोग्लोबिन के लिख लो, मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन सुने हो नाम कि नहीं? ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, उसमें पाया जाता है RBC WBC। लिखो मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, कितना होता है? 10⁻⁸ लिख दो, सब NCERT में लिखा है 10⁻⁸। ये सब याद
ये सब ठीक ना, 10 की पावर माइनस ये। और भी इसका दिया है ग्रेन ऑफ सैंड, उसका भी लिख दो। ग्रेन ऑफ सैंड 10 की पावर -4, अब तुम लोग लिख दो ग्रेन ऑफ सैंड। तो याद कर रहा है? अरे कोई नहीं याद करना, बस खाली एक तो याद करना है, ऊपर वाला। ग्रेन ऑफ सैंड 10 की पावर -4 एटम ऑफ हाइड्रोजन। कोई नहीं याद करो, तभी दिया रहता क्वेश्चन में, आगे लगाने के लिए देगा। आंट दिया अगला, आंट का लिखो चींटी का। चींटी का अगर एटम होगा उसको काट दिया जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल में, तो कितना होगा उसका रेडियस? 10 की पावर -3 आंट, ANT 10 की पावर -3। और एप्पल, और क्या दिया है? एप्पल का 10 की पावर -1। ये सब मीटर में है, ये सब मीटर में है। अब देखो इसको अगर चेंज करना है तुमको, 10 की पावर -10 मीटर में कितना नैनोमीटर बताओ? 10 की पावर 10 मीटर में कितना नैनोमीटर? अरे देखो 1 नैनोमीटर में क्या होता है? 10 की पावर -9 मीटर होता है। तो इतना नैनोमीटर में कितना मीटर होगा? अरे देखो उसी मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 नैनोमीटर इक्वल टू 10 की पावर -10 इंटू 10 की पावर -9। बात समझ गए? तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर -19 हो जाएगा नैनोमीटर। क्या हो जाएगा? मीटर, मीटर, यानी 10 की पावर -10 नैनोमीटर। कहीं भी तुमको चेंज करके दिया रहेगा, गड़बड़ा मत जाना। एटम ऑफ हाइड्रोजन का रेडियस कितना होता है? 10 की पावर -10 मीटर लिखो, 10 की पावर -10 मीटर लिखो, या तो 10 की पावर -19 नैनोमीटर लिखो। बात समझ गए कि नहीं समझे? कि नहीं समझे? हाइड्रोजन के एटम का रेडियस 10 की पावर -10 मीटर लिखो, या तो क्या लिखो? 10 की पावर -19, वो किस में हो जाएगा? नैनोमीटर में। 1 नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर होता है, तो 10 की पावर -10 नैनोमीटर में कितना हो जाएगा? कुछ गड़बड़ा रहा है, देखो क्या हो रहा है गड़बड़, देखो। इसको मिटा दे रहे हैं सब, उसको देखो उधर गड़बड़ हो रहा। तुमको बताना है 10 की पावर -10 मीटर बराबर कितना नैनोमीटर होता है, यही बताना है। बोलो कैसे निकालो? 10 की पावर 10 मीटर में कितना नैनोमीटर? अब देखो पहले से जान रहे हो कि 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10 की पावर -9 मीटर होता है ना। इसका मतलब 10 की पावर -9 मीटर इक्वल टू 1 नैनोमीटर, यही ना। इसका मतलब 1 मीटर इक्वल टू 1/10 की पावर -9 नैनोमीटर, यही ना। इसका मतलब इसको लिख लो, इसको तुम लोग लिख लो, समझिए। मान लो क्वेश्चन है 10 की पावर -10 मीटर को नैनोमीटर में चेंज कीजिए। अब देखो यानी क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा ये 10 की पावर -9 नैनोमीटर, यानी 1 मीटर में क्या हो गया? -9, ये तो बोल रहे हैं, गलत हो रहा है। -9 थोड़ा ना, ऊपर जाकर प्लस ना हो जाएगा। 1 मीटर इक्वल टू 10 की पावर 9 नैनोमीटर। 1 मीटर इक्वल टू क्या हो गया? 1 मीटर इक्वल टू 10 की पावर 9 नैनोमीटर, यह हुआ। और तुमको क्या बताना है? 10 की पावर -10 मीटर में बताना है। 1 मीटर में है ना, तो 10 की पावर -10 मीटर इक्वल टू 10 की पावर -10, इधर 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई किए ना, तो उधर भी करोगे, इंटू 10 की पावर 9। समझे वैभव? गलत बताया तुम अभी। देखो ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर -1 नैनोमीटर हो जाएगा। समझे कि नहीं? है देखो क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हो 1/10 तुम्हारा मन कहे तो, और इसको क्या लिख सकते हो तुम्हारा मन कहे तो लिख दो 0.1 नैनोमीटर, यह हो गया। बात समझ गए?
या देखो, बात समझे कि नहीं? एक इसको 10⁻⁻10 मीटर में, यानी कि हाइड्रोजन एटम का रेडियस इतना होता है। कितना होता है? 0.1 नैनोमीटर। 0.1 नैनोमीटर। और मीटर में करोगे तब क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर, यानी 0.1 लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना होता है मीटर, है कि नहीं? रेडियस बहुत छोटी ना है, इसको माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाओगे। उसमें लिखा है कि माइक्रोस्कोप से इसको नहीं देख सकते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो लगेगा ना, 10 के ऊपर। मीटर में इतना होता है, नैनोमीटर में उतना होता है, दोनों इक्वल है आपस में। समझिए? साइंटिस्ट थे लेवासिए एंड जोसेफ एल प्राउस्ट। इधर देखो, दो साइंटिस्ट थे। कौन दिया इसको? लेवासिए और जोसेफ एल प्राउस्ट। समझ गए? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कौन दिया? इधर देखो, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ, आंसर में लिखना है इसको, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इधर देख लो, दो टाइप को होता है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यह पहला है। दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, यह इंपॉर्टेंट है। समझिए? यह दोनों इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन दिया इसको? लेवासिए एंड जोसेफ एल प्राउस्ट। ऐसे लिखना, वही बगल में लिख लो। इट इज गिवन बाई, शुरुआत में लिख दो, इट इज गिवन बाई LAVOISER लेवासिए एंड, क्या स्पेलिंग है? जोसेफ एल प्राउस्ट। गलत लिखे जी स्पेलिंग, क्या है? LAVOISER लेवासिए एंड जोसेफ का बोलो, JOSEPHEL प्राउस्ट, PROUST, इनके द्वारा दिया गया। उसको ज़्यादा नहीं, तुमको यही देखना है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दो टाइप का होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। दो पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको। अब तुमको पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सबसे पहले, फिर उसके बाद उसको पढ़ना है। अब हेडिंग डाल दो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस तरह बना के हेडिंग डालो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। केमिकल रिएक्शन के टर्म में तुमको पढ़ना है, समझिए? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जैसे उसमें पढ़ रहे थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिजिक्स में क्या पढ़े थे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। समझिए? यही पढ़े थे। वैसे इसमें है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, पहले ये लिखना पड़ता है। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। वही चीज है, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वही बात इसमें भी है, बस केमिकल रिएक्शन के टर्म में लिखना है। लिख दो, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, आंसर में लिखो। आंसर तो हेडिंग डाल दियो ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो लिख दो ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। पहले इतना लिख दो, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन होता है तब, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, क्या लिखोगे?
द टोटल mass of reactant, reactant, the total mass of reactant will be equal to the total total mass of क्या चीज, प्रोडक्ट। अभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या है, जैसे देखो तुम लोग पढ़े होगे, क्या पढ़े होगे, रिएक्शन कोई याद है तुम लोगों को, बताओ, अगर कोई रिएक्शन याद है तो बताओ। कोई भी रिएक्शन जब होता है, अगर नहीं पता तभी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो लिख दें कुछ, क्या लिखें बताओ, NaCl लिख दे रहे हैं प्लस H2O, या लिख दी तो क्या बनेगा, NaOH प्लस क्या बनेगा, HCl, या बनेगा, इसको इसे रहने दो। एक देख लो, यह रिएक्शन है, ये क्या है, रिएक्शन। सोडियम क्लोराइड पानी में मिलाने पे क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl क्या बन जाता है। अभी इसे देख लो केवल बस, ठीक ना। या किसमें टूटता है, H प्लस और OH माइनस में टूटता है, बाद में इसे बताएंगे। या किसमें टूटता है, Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है। जो इधर वाला माइनस रहता है इस वाले प्लस के साथ जाता है, जो इधर वाला प्लस रहता है इधर वाले, जो प्लस वाला रहेगा माइनस के साथ जाएगा, माइनस वाला रहेगा प्लस के साथ जाएगा, समझिए। देखो इसमें इधर वाला जो है ये क्या है, रिएक्टेंट। इधर वाला जो है वो क्या है, रिएक्टेंट। इधर वाला रिएक्टेंट है, और जो बन रहा है वो क्या है, प्रोडक्ट। ये क्या है, प्रोडक्ट। इसका टोटल मास इसके टोटल मास के इक्वल रहेगा। इधर का जितना मास है, सोडियम क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिला के जितना मास रहेगा उधर भी उतने रहेगा, समझिए, उधर भी उतना ही रहेगा। दोनों साइड का मास इक्वल रहेगा। देखो इसमें लिखा है, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में यस लगा दे रहा है, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इस साइड वाला, रिएक्टेंट इस साइड वाला। Chemical compound, the elements in a pure chemical compound, in a pure chemical compound are अब देखो R यहाँ केवल लिखी, अनु बताओ R किसके लिए है, द एलिमेंट्स इन ए प्योर केमिकल कंपाउंड R किसके लिए है बताओ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, R किसके लिए आया बताओ, द एलिमेंट्स इन अ प्योर केमिकल कंपाउंड, R किसके लिए लिखे, किससे हम इतना वर्ड लिखा है, हम किसको अपने दिमाग में लाए हैं, तो हम यहाँ पे R लिख दिए, बताओ बताओ बताओ। द एलिमेंट्स इन अ प्योर केमिकल कंपाउंड R, हम R किसके लिए लिखे बताओ, एलिमेंट्स के लिए लिखे हैं जी, प्लूरल नंबर है इसके लिए थोड़ा लिखे हैं। है देखो प्रीपोजिशन से इसको जोड़ दिए हैं, है देखो द एलिमेंट्स, है देखो ई, यहाँ पे ई लिखना चाहिए, द एलिमेंट्स है इतना दूसरी चीज है इतनी दूसरी चीज है, प्रीपोजिशन से जोड़ दिए इसको, समझे। इन्हें क्या है, प्रीपोजिशन। द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के बारे में की जानकारी है, ये क्या है, एलिमेंट्स के बारे में जानकारी, इसके बारे में जानकारी। द एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स कौन वाला, इन ए प्योर केमिकल कंपाउंड, ऐसा एलिमेंट जो प्योर केमिकल कंपाउंड में होता है, इसके बारे में जानकारी प्रीपोजिशन से जोड़ दिए, फिर इसी के हिसाब से आ गया यार, एलिमेंट के हिसाब से, समझिए। द एलिमेंट्स इन ए प्योर केमिकल कंपाउंड आर ऑलवेज प्रेजेंट, आर ऑलवेज, लिखो इसको, ऑलवेज प्रेजेंट, ऑलवेज प्रेजेंट in the same proportion, in the
सेम प्रपोर्शन, PROPORTION, इन द सेम प्रपोर्शंस बाई मास, इन द सेम प्रपोर्शन बाई मास, यह चीज समझ गए। आगे थोड़ा सा और लिखना है, यहाँ पे कुछ जानकारी लिखना है। रिगार्डलेस ऑफ, रिगार्डलेस ऑफ, रिगार्डलेस ऑफ हाउ द कंपाउंड इज क्रिएटेड, regardless of how the compound is created, यह चीज, यह है तुम्हारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। है पकड़ पाए जो लास्ट में लिखा है, द एलिमेंट्स इन अ प्योर केमिकल कंपाउंड आर, इतना पकड़ लिए, ऑलवेज प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब उपस्थित होता है। कौन उपस्थित होता है? एलिमेंट, एलिमेंट के लिए आया है ना ये प्रेजेंट। आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द सेम प्रपोर्शन, सेम प्रपोर्शन में रहेगा। किस प्रपोर्शन में रहेगा? सेम प्रपोर्शन में बाई मास। किस किस बेसिस पे सेम प्रपोर्शन में रहेगा? बाई मास। किस बेसिस पे? बाई मास, यानी मास का रेशियो, उनके मास का रेशियो सेम रहेगा हमेशा। जैसे H2O है, H2O में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का जो रेशियो है वह इक्वल रहेगा। वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। चाहे जैसे बनाया जाए पानी, उससे नहीं मतलब, चाहे पानी तुम्हारा जो रहे उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा सेम रहेगा। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 1, वैसे 3 होता है, उसको जाने दो अभी। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इसे लिखा जाता है 1H1, इसको लिखा जाता है। वैसे 1H1 भी होता है, 1H2 भी होता है, 1H3 भी होता है। हाइड्रोजन 3 होता है, इसको बोला जाता है प्रोटियम, इसको बोला जाता है ड्यूटीरियम, इसको बोला जाता है ट्राइटियम। समझिए, हाइड्रोजन 3 होता है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। हमेशा हम यही लिया जाता है, इसमें रिएक्शन में हमेशा यही लिया जाता है। कौन लिया जाता है? यही प्रोटियम लिया जाता है। देखो हाइड्रोजन का कितना हो गया मास, इसमें 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना हो गया? 2 हो गया ना। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16, एटॉमिक नंबर 8, तो रेशियो कितना हो गया? 1:8। कोई भी वाटर रहे उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या रहेगा? 1:8 रहेगा हमेशा। यही लिखा है 1:8, यही लिखा। इसी चीज को यह लिख दिया है, समझिए, इसी चीज को लिख दिया है। बस कोई कंपाउंड रहे, पानी की जगह पे, वाटर की जगह कोई कंपाउंड रहे, वाटर में हमेशा 1:8 रहेगा। कोई दूसरा कंपाउंड रहेगा उसमें दूसरा रहेगा, जितना रहेगा। समझ गए? बात समझे कि नहीं? बात समझ पा रहे हो? अगर देखो 18 ग्राम यहाँ पे कितना हो गया? ये कितना ऑक्सीजन हो गया? 18 ग्राम ऑक्सीजन मान ले रहे हैं। 16 2 18, 18 ग्राम ऑक्सीजन है, 18 ग्राम ऑक्सीजन है। तब हाइड्रोजन और वाटर का रेशियो कितना है? 1:8, 1:8। अगर कितना हो जाए, अगर मान लो हम कर दिए 36 ग्राम कर दिए, 36 ग्राम वाटर कर दिए, 36 ग्राम वाटर अगर कर दिए, तब क्या होगा? देखो, तो इसमें हो जाएगा 4 और 32, यानी क्या लिखना पड़ेगा? इसको 2H2O लिखना पड़ेगा। ये लिखना पड़ेगा। H2O का कितना है? 18 ग्राम। अगर 2H2O लिख दे तो 36 ग्राम हो गया, तो 4 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, 16 दूनी 32 हो गया। तभी रेशियो कितना आएगा? 1:8 ही आएगा। तभी रेशियो कितना आएगा? 1:8 ही आएगा। यही लिखा है। इसी चीज को इस तरह से लिख दिया है, समझिए। क्या लिखा है? द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या है? ये सब, ये सब क्या है? एलिमेंट्स। देखो इधर, एलिमेंट्स कौन है? जो उसमें है, द एलिमेंट्स इन अ प्योर केमिकल कंपाउंड। ये क्या है? प्योर है। ये क्या है? प्योर। द एलिमेंट्स इन अ प्योर केमिकल कंपाउंड आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द सेम प्रपोर्शन। किस प्रपोर्शन में रहेंगे? सेम प्रपोर्शन। यहाँ जो प्रपोर्शन है वही प्रपोर्शन यहाँ भी, ऑलवेज प्रेजेंट इन द
सेम प्रोपोर्शन बाई मास, किस हिसाब से? बाई मास के हिसाब से, या मास है ना, बाई मास के हिसाब से। रिगार्डलेस ऑफ हाउ द कंपाउंड इज क्रिएटेड, इससे नहीं मतलब है, रिगार्डलेस ऑफ मतलब इससे मतलब नहीं कि वह कैसे बनाया गया है या कंपाउंड कैसे बनाया गया, उससे मतलब नहीं है। इसका रेशियो हमेशा क्या आएगा? 1:8 ही आएगा। ये लिख लो, हो गया। नीचे लिखो, इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक ना। लिखो इन वाटर, लिखो इन वाटर द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन, इसको मिटा दे रहा हूँ। इन वाटर, इसको तीर का निशान बना के लिखो। इन वाटर, इन वाटर द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन, टू द मास ऑफ ऑक्सीजन is always 1:8, is always 1:8। आगे लिख दे रहे हैं रिस्पेक्टिवली, RESPECTIVELY, रिस्पेक्टिवली। बात समझ गए? हमेशा वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना रहेगा? मास के हिसाब से, बाई मास 1:8 रहेगा। एक बाटल पानी लो तब भी उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो कितना रहेगा? 1:8, मास के हिसाब से। चाहे 100 लीटर पानी लोगे तब भी उसमें मास और का रेशियो कितना रहेगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 1:8, हमेशा 1:8 ही रहेगा। चाहे जितना ले लो, चाहे जितना पानी रहेगा उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना रहेगा? 1:8, हमेशा 1:8 आएगा। बड़ा आएगा फिर काटोगे उसको तो क्या आएगा? 1:8। समझिए? अगर हम कर दिए, मान लो कर दिए 320 और 40, यानी क्या कर दें, लिख दे रहा है 360 ग्राम है H2O। 360 ग्राम H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा? बताओ। 1:8 ही आएगा, हमेशा वही आएगा, ठीक ना, 1:8 ही आएगा। इसमें क्या हो जाएगा? तुम्हारा क्या हो जाएगा? 40 ग्राम तुम्हारा हो जाएगा हाइड्रोजन और 320 ग्राम क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। समझिए? 360 ग्राम हाइड्रोजन में 40 ग्राम तुम्हारा हाइड्रोजन हो गया वाटर में, और ऑक्सीजन इतना हो गया, काटोगे फिर वही आ जाएगा, 1:8 आएगा। हमेशा 1:8 आएगा, चाहे जितना पानी रहे, चाहे जितना पानी रहे 1:8 ही आएगा। को बता रहे हैं हम, यह क्वेश्चन है, पढ़ लो पहले, समझ लो। कितना एग्री बताओ, अनु बताओ कितना आंसर आना चाहिए। क्या लिखा है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8, ये तो मिलते हैं चाहे लिखा रहे चाहे मत लिखा रहे। बाई मास टू फॉर्म वाटर, 1:8 के रेशियो मिलते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन अगर पानी बनाना है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन किस रेशियो में मिलते हैं? 1:8 में। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन का कितना मास चाहिए टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 5 ग्राम हाइड्रोजन है, 5 ग्राम हाइड्रोजन दिया हुआ है, ठीक ना। अब इससे पानी बनाना है तो कितना ऑक्सीजन चाहिए ताकि हाइड्रोजन कुछ बचे न। टू फार मतलब बनाने के लिए, टू फार मतलब बनाने के लिए। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड, आई देखो 40 चाहिए है कि नहीं। 5 ग्राम ऑक्सीजन, इसकी जगह 5 रख दो। 1:8 जब है रेशियो, अगर 1 हाइड्रोजन है तो 8 ऑक्सीजन का है, तो अगर 5 है इसका तो इसका इसमें 5 से मल्टीप्लाई न किए, 5 इसका रखोगे तो इसका 40 न करना पड़ेगा। 5 से मल्टीप्लाई किए, वही तो किए हो, या 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 5 क्या आ गया? 40, यानी 40 ग्राम का आवश्यकता होगी। आंसर क्या आ जाएगा? 40 ग्राम किसकी आवश्यकता होगी? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन 40 ग्राम चाहिए तब पानी बन पाएगा। समझ गए? यह हो गया।
से लगा के लाना है तुमको। देखो समझा दे रहे हैं बात, इधर देखो, देखो इधर। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन 1.5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एलिमेंट सब बताना है। 1.5 ग्राम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में क्या होता है? कैल्शियम होता है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है। कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। फार्मूला उसका होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला है। इसमें क्या रहेगा? कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन रहेगा। इफ द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज ट्रू, अगर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ट्रू है, व्हाट वेट ऑफ दीज एलिमेंट विल बी प्रेजेंट इन द अनदर सैंपल। दूसरे सैंपल में कितने ये सब प्रेजेंट होंगे बताना, कितना कितना मात्रा में प्रेजेंट होंगे। समझ गए? 1.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितनी कितनी मात्रा में सब प्रेजेंट होंगे, यही बताना है। घर से लगा के लाना।